welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपने अभी कुछ दिनों पहले चाइना पे एक मैप जारी किया, मैंने सुना आपने हमारी इमेज की, और उसमें आप दिखा रहे हैं कि चाइना टूट रहा है। हमने तो इधर पाकिस्तान का टूटना सुना था, ये चाइना का टूटना जो है, ये किस हिसाब से आपने इसको प्रेडिक्ट किया है? ये जो चाइना आज हम देख रहे हैं, इट वाज एक्चुअली द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। नॉर्थ में है जिसको अंग्रेज़ येलो रिवर बोलते हैं, चाइनीज़ वांगहा बोलते हैं उसको, बीजिंग के ऊपर से जाता है, और साउथ में है यांगसे। इन दोनों के बीच का एरिया है जो हान हार्टलैंड या हार्टलैंड चाइना है। और ये क्लियरली दर्शाता है जब आप द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखते हैं, और आई वुड रादर से इट इज़ ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना। एक वॉल नहीं है, कई एम्परर्स राजा आए हैं, वो अपने टाइम पे ये वॉल बनाए हैं अपने आप को मंगोल मराडर से प्रोटेक्ट करने के लिए। वो प्रोटेक्ट हुए नहीं, वो बात अलग है। आप तो कह रहे हैं कि मतलब कैंटन और जिसको वांगडाओ कहते हैं आजकल, वो उससे बाहर है। वो इलाका यूनान और नॉर्थ वियतनाम वॉज पार्ट ऑफ द दाई वियत एम्पायर। Central and South Vietnam were Hindu/Buddhist empire called Kingdom of Champa, which fell only in 1858. Unfortunately, हमें पढ़ाया नहीं जाता कि हमारी हिंदू सभ्यता वहाँ तक फैली हुई थी। हमारी हिंदू सभ्यता अगर हम देखें, जो अंग्रेज़ों ने भी महाभारत की मैप बना के दी है कि उस वक्त किंगडम्स क्या थे, कई लोग अखंड भारत भी बोलते हैं। It started in the north from Kyrgyzstan, went right down to south till Sri Lanka, west went till east of Persia, पहलवा किंगडम बोलते थे उनको, and east was all the way up to Vietnam. रामायण जो है, that has even gone into Yunnan, it is there in Korea, it is there in Japan, it is there in every country of Southeast Asia. अलग अलग नाम से पुकारते हैं। In fact, there was a princess of South Korea who was married to the king of Ayodhya. इतना फैला हुआ था हमारी सभ्यता और संस्कृति और the reach of भारत। हम कुरु तो हम जानते हैं, हस्तिनापुर में थे। उत्तर कुरु उत्तर कुरु इज एक्चुअली किर्गिस्तान। लोग समझते नहीं है कि आप कहाँ तक थे, ये हमारी इतिहास में हमें नहीं पढ़ाया जाता। आपका जो सिंचियांग है, ये भी उत्तर कुरु ही था। हाँ, सिंचियांग तिब्बत का महाबोध देश होता था नाम, महाबोध देश वो तिब्बत। तो ये सारे आपके हिस्से थे। उत्तर मात्र जो है ये पूरा आपका तुर्कमेनिस्तान है। तो ये हाँ बिल्कुल, कैस्पियन सी के साथ। हमें ये सब कुछ पढ़ाया नहीं जाता कि हमारी मावल की बल्कि अब हमें ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री जो है उन्होंने सीमित करके रख दी। तो चीन का यही प्रॉब्लम है कि वो दबाव डाल के बाकी इलाकों में कब्जा करके रखना चाहता है। क्योंकि पहले तो लैंड के तरफ से इन्हीं देशों से हमला होता था। लोगों को पता नहीं होगा कि तिब्बत टिल 9th सेंचुरी चीन इतना डरा हुआ होता था, उसको सालाना इंडेमनिटी देता था, और जब नया राजा बनता था कोई तिब्बत में, तो अपनी एक बेटी भेजता था और उसकी ब्याह होती थी तिब्बत के राजा से। दी खाम्पास यूज्ड टू रूल। फिर ऑफ कोर्स वो टैंग डायनेस्टी आए, कुबलाई खान वगैरह आए। उसके बाद जब 13th-14th सेंचुरी में दोबारा तिब्बत फ्री हुआ, उन्होंने एक गलती की, दी स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड को जोड़ दिया अंदर दलाई लामा, और तब से उनकी लड़ने की क्षमता कम होती चली। अदरवाइज अभी खाम्पास के बारे में बात करूं तो जो खाम्पा रेबेलियन बोलते हैं, जो तिब्बतों ने रिबेल किया था 1954-55 वेंट ऑन टिल 59, दैट इज नोन एज खाम्पा रेबेलियन। इट वाज द खाम्पास हु वर ट्रेन्ड बाय द अमेरिकन्स, और उनको भेजा था वहाँ से। जब वो हार गए
quite a lot of them have settled in Nepal. हमारे जो टिबेट साउथ है ये मेरी खम्पास है. कंपासी चाइना अभी जैसे मैंने कहा इंटरनल टर्मोइल बहुत हो गया है. माओ रूल्ड बाय द बैरल ऑफ द गन. टंग शाओ और काफ़ी इनकी हालत ख़राब हो गई थी इकोनॉमी की. एंड दे ओपन द डोर्स एंड आउटरीच टू US. टंग शाओपिंग डिसाइडेड एंड हैड अ डील पीपल के साथ कि आई विल गिव यू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यू विल नॉट क्वेश्चन द कंटिन्यूड रूल ऑफ द सिंगल पार्टी विच इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी. तो जब तक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गया तब तक तो ठीक चला. और फिर आ गया चीन का इमरान खान, शी जिनपिंग. अगर आप उनकी GDP का डिक्लाइन देखो, इट डेट्स टू द टाइम ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी एंड द हेड ऑफ चाइना. 2012 से नीचे चलने लगा और कोविड के बाद तो कोलैप्स ही हो गया. वैसे जीडीपी एक्चुअल में है कितनी? 8 से भी कम होगी उनकी, क्योंकि इनके खुद के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि 2016 में लिखा था कि 2008 से एवरी ईयर दे हैव फॉल्सली एडेड 2% टू द GDP. नाउ ईयर ऑन ईयर 2% आप लगा लो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के कि भी कितना बढ़ गया है. इफ़ टुडे ही इज़ एट 18 ट्रिलियन, मतलब 6, 7, 8 के करीब. हाँ, नेक्स्ट कोई भी कंट्री डबल डिजिट हिट कभी GDP पे ले नहीं सकती. इट गोज इनटू रिसेशन. क्लासिक केस जर्मनी, जो अभी लड़ाई हो गई है वहाँ पे इट्स गॉन इनटू रिसेशन. उनके इकोनॉमिस्ट तो कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट डजंट से वी आर इन रिसेशन. फ्रांस इज फेसिंग रिसेशन, UK इज फेसिंग रिसेशन, इटली इज फेसिंग रिसेशन. चाइना, इनकी पूरी इकोनॉमी 2 पिलर्स पे खड़ी. वन वॉज द रियल्टी सेक्टर which was about 30%, 70% was export. Realty sector has collapsed. There's nothing left. In fact, the government has said, I will buy it. वो तो खाली खोका है. There's nothing left. Exports have collapsed to 50%. Now you tell me, how does IMF say that its GDP is growing at 5% or 6%? He's taken वहाँ पे तो कुछ भी कहते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है. IMF कौन सी चीज़ बताता है? जो चाइना उसको बताता है उसी को कैलकुलेट. नो IMF पे तो मैं थू करता हूँ, क्योंकि यूक्रेन को बोल रहा है कि GDP has grown at 6%. कैन यू बिलीव इट? सब कुछ खत्म हो गया, सत्यानाश हो गया, लड़ाई चल रही है, कहता है GDP is growing at 6%. यूक्रेन का बंदे नहीं बचे उसके. So his economy is gone. You see the prime example he used to show, that the best example of my BRI is CPEC. CPEC is dead, done and dusted. Gwadar port is finished. अभी ये जो है मेन लाइन वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया. Gwadar port is gone. Why do you think Pakistan is throwing feelers to join the INSTC from Chabahar? Gwadar is gone. वो मिलना तो है नहीं उसको पाकिस्तान को. So China economically is finished. And when I had gone to China in 2018, the professors in Chengdu University अंदर तो बोलते नहीं थे, हम बाहर घूमने जाते थे तब बताते थे कि सबसे ज़्यादा डर, तब भी इकोनॉमी डाउन हो रहा, 2018 की बात है, कि हमारे बच्चों ने दे हैव ओनली सीन प्रॉस्पेरिटी. द मोमेंट द इकोनॉमी टैंक्स मोर, वी डू नॉट नो हाउ द यूथ विल रिएक्ट. यूथ का रिएक्शन क्या है? पहले तो बोला कि नहीं करेंगे कुछ. अभी एटीट्यूड इज कुडंट केयर लेस, लेट द कंट्री गो टू डॉग्स. मैंने कुछ काम नहीं कर. पहला दिस इज डिमोरलाइजेशन. नाउ इफ योर फ्यूचर ऑफ योर कंट्री इज योर यूथ, if your youth is demoralized, what is the future you're leaving to your country? And what is the future he is going to give to his progeny? जब उसकी मानसिकता ये है कि let it rot, I couldn't care less. इससे जूझ रहा है चाइना आज की तारीख में. इंटरनल जब भी हुआ है प्रॉब्लम चाइना का, वो एक्सटर्नल हिट किया है. माओ internally he was at his weakest because Great Leap Forward had failed. In 62, there was talk in CMC of purging Mao. Nehru gave him the opportunity in 62 war. He won the 62 war, rest is history. और ऐसा किया उसने कल्चरल रेवोल्यूशन कि सबको पछाड़ के रख दिया. And they couldn't do touch him till 76. Well,
Deng Xiaoping, after the struggle with the Gang of Four, he came to power. He found he was not able to control the military. So he orchestrated an attack on Vietnam. वियतनाम से लड़ाई लड़ाई लड़ी, वियतनाम से लड़ाई लड़ी थी, बोले वी वांटेड टू टीच हिम अ लेसन दिस दैट। स्ट्रेटेजिकली रीजन को मैसेज भेज दिया था दैट सोवियत यूनियन विल नॉट हेल्प यू,